लेमडा इज पॉजिटिव। लेमडा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इस पे जो है ना, ये जो लीनियर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव लीनियर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। ई इज रेडियली, ठीक है, ई इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव। समझे, व्हेन लैम्डा इज नेगेटिव यानी कि अगर हम इस पे जो वायर है इस पे क्या है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है। अभी देखो पॉजिटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा, समझे। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे और चीज ध्यान देने की है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो क्या है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओनली आर है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि जैसे जैसे तुम इससे दूर जाओगे ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंस होगा ना वो इस तरीके का होगा, समझे। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा जो है, ठीक है, वो जो है जो इनवर्स स्क्वायर रूल है ना उसको फॉलो नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझ लेना, समझे। क्योंकि क्या है, ये हमारा रिजल्ट आया है, समझे, ये क्या है, हमारा रिजल्ट आया है, समझे। तो ये ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझना है। बस हमें ये क्या क्या समझना है कि इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे ना तो उसका डिपेंडेंसी जो है वो इस तरीके से होता है। अब देखो डाइपोल के लिए क्या होता था, 1/r³, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो रहा है, समझे। और एक पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता था, तो E इक्वल टू क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता था, समझे। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखो ये सारा जितना भी है ना वो किस रूल पे डिपेंडेंट है, तो इनवर्स स्क्वायर रूल पे डिपेंडेंट है, समझे कि नहीं। मतलब जो हम शुरुआत से यानी कि जो बेसिक अगर हम देखेंगे, बेसिक्स अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पे, 1/r² पे, समझे। बेसिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम इसको इंडिविजुअल कैलकुलेशन अगर करते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो डिपेंडेंसी होगा क्या होगा, 1/r² ही होगा ना, जो कूलम्ब लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो बताता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये रिजल्ट शो कर रहा है, समझे, रिजल्ट शो कर रहा है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना इसके बारे में हम किसी और क्लास में तुमको और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है, समझे, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है या फिर ये मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, समझे, वो सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके मतलब इतने इतना जो है ना, ठीक है, ये जो इतना जो लेंथ है सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, ठीक है, ये क्या होगा, पूरे इंटायर वायर की वजह से है, समझे। सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, वो क्या है, पूरे इंटायर वायर की वजह से है, समझे। देखो यहाँ पे ना जो ओरिजिनल कैलकुलेशन है उसमें ना कुछ चीज को नेग्लेक्ट किया जाता है, समझे। जैसे मान लो कि अगर हमारा जो है वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर ना हो, समझे, अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग ना हो, क्लियर, तो हम देखेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो इसकी वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे वो इधर की तरफ भी होगा, समझे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ भी होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो हम जो एज इफेक्ट है ना, एज इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, समझे, एज इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब एज इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है तो वो चैप्टर जब फोर्थ में जब आओगे ना तो वहां पे हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि वहां पे, ठीक है, जानना भी है इसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके उसको हम यहाँ पे नहीं कंसीडर करते हैं,
ठीक है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा जो है ये जो रिजल्ट आएगा यही आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर स्ट्रेट वायर लेते हैं ना, ठीक है, यूनिफॉर्मली जो चार्ज है, तो उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, वो इतना आएगा। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता नहीं है, तो अगर मान लो स्ट्रेट वायर है, तो अगर स्ट्रेट वायर के मिडिल में अगर तुम कैलकुलेट करते हो ना, तो लगभग हम इसको क्या है कि ये बहुत लॉन्ग हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग हम कह सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली कैसा आएगा, तो इतना ही आएगा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो किताब, जो भी ना समझ में आए वो पूछोगे हमसे, ठीक है। अब देखो हम दूसरे एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं, ठीक है। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। Field due to uniformly charged, field due to uniformly charged infinite plane sheet, ठीक है। field due to uniformly charged infinite plane sheet, देखो ये डेरिवेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो हम एक शीट ले रहे हैं, समझे, एक प्लेन शीट ले रहे हैं और इसको हम 3D में बनाएंगे। फिगर बनाना तुम्हें आना चाहिए, फिगर अगर बनाना नहीं आएगा तो फिर वो तुम्हें दिक्कत करेगा, ठीक है। ये क्या है, और ये क्या है, बहुत ही बड़ा है। हम यहाँ पे एज दिखा दिया ना इसका, ये क्या है, बहुत ही बड़ा है, समझे। ये क्या है, इनफाइनाइट, जो इसका एरिया है ना वो क्या है, इनफाइनाइट है, क्लियर। अब ये जो है दूर से देखने दो, ठीक है। अब देखो ये यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्मा यहाँ का, सिग्मा यहाँ का, सिग्मा यहाँ का, सिग्मा यहाँ का, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि इस जो यूनिफॉर्मली चार्ज जो सेट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। देखो डेरिवेशन अगर करोगे ना तुम, तो वो जो लेट वेट करके लिखते हैं ना, तो उस तरीके से तुम लिखोगे, समझे। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही इतना बताना है ना, जिसमें बहुत तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो 12th में आ चुके हो तो तुम्हें पता है कि डेरिवेशन कैसे करना है, समझे। बहुत सारा किताब में तुमको दिया रहता है कि हाँ ऐसे वैसे है, तो तुम इसका प्रैक्टिस खुद से करोगे। जो नोट्स तुमको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म में ही सारा चीज बताया गया है। तो लेट सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेट शीट, ठीक है, ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेट शीट, ऑफ दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो वो क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds, या फिर डेल्टा q अपॉन डेल्टा s, या फिर q अपॉन s, जैसे भी तुम इसको मान लो। अब ये क्या है, डेल्टा s स्मॉल s है, ds जो है हमारा स्मॉल s है, डेल्टा s भी स्मॉल है, उसको भी स्मॉल तुम मान सकते हो, ठीक है। अब तुम यहाँ पे, ठीक है, हम दिखाते हैं ये प्लस है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है,
ठीक है, तो ये क्या है, सारे सरफेस पे हमारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा जो है ना वो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक, तुम लोग करते रहना अपना। ठीक, ये क्या हो गया, अब इसकी वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कहीं ना कहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे मान लो क्या है, एक हमारा ये शीट है, समझे, ये देखो ये शीट है, और ये जो है इस शीट, ये जो पूरा शीट है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्लियर, तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, स्पेस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझे, अब देखो थोड़ा सा और समझ लो कि जैसे मान लो कि हम इस जो हमारा जो शीट है, एक हम दूसरा शीट लाते हैं, रुक जाओ। ये देखो, ये जो शीट है, अगर यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि ये शीट है, और शीट की देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट के जस्ट यहाँ पे आगे की तरफ, ये जो शीट है इस पॉइंट के जस्ट आगे की तरफ अगर हमें देखना हो, देखो हम ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक, ये क्या है, शीट का ये पॉइंट है। ठीक है, उसके जस्ट इधर, इससे जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका हम दो व्यू बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, समझे, इस पॉइंट पे, इसको हम कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो देखो ये जो पॉइंट है ना, जस्ट इसके सामने है, समझे, जस्ट इस पॉइंट के सामने, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इस पॉइंट से पास होता हुआ निकल जाएगा। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे एक स्मॉल, ठीक है, एरिया लोगे और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लोगे, तो इसके वजह से अगर तुम्हें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और ये स्मॉल एरिया इतना छोटा है ना कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर की तरफ होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये पॉइंट लेंगे और इसके जस्ट इधर वाला पॉइंट लेंगे, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा ना इस पॉइंट पे। तो इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन हमारा ऐसे बाहर की तरफ होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा अंदर की तरफ होगा। समझे, तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे कि ये देखो ये इतना ही डिस्टेंस, ए डिस्टेंस पे है, ये भी क्या है, ए डिस्टेंस पे है, तो इसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा। इसका भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ना कुछ होगा। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन की वजह से यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या हो रहा है, रेडियली, ठीक है, आउटवर्ड हो रहा है, यानी कि सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर और आउटवर्ड हो रहा है। रेडियली हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इसकी वजह से और इसकी वजह से भी क्या होगा, ठीक है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकलेगा। समझे, सिर्फ इसी डायरेक्शन में निकलेगा। देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3D में फिगर है, इमेजिन करना बहुत ही मजा आएगा। समझे, देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक चार्ज शीट है, तो इस पॉइंट पे, इसके जस्ट, ये जो पॉइंट है इसके जस्ट सामने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ। क्लियर, तो इसकी वजह से, ठीक है, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। समझे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे भी होगा ना, ठीक, तो इधर इसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। देखो, ठीक है, ठीक ऐसे इस पॉइंट पे देखो
ये किसकी वजह से है, इसकी वजह से, ये किसकी वजह से, तो इसकी वजह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इसका भी दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। तो इधर वाला और इधर वाला कंपोनेंट क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। फाइनली जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये समझ गया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पार्ट जैसे हम पिछले डेरिवेशन में कर रहे थे, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम चूज करेंगे एक गॉसियन सरफेस। हम एक गॉसियन सरफेस को चूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड होगा, समझे। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड होता क्या है, तो देखो ये जो है हम गॉसियन सरफेस को चूज किए। देखो पहले पूरा बना लेने दो, समझे कि नहीं। पूरा बना लेंगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। फिर उसी तरीके से इधर पीछे की तरफ भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जो गॉसियन सरफेस जो चूज किए वो कैसा है, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस जो है, तो दरवाजे से हटाइए, सरफेस जो है वो क्या है, इतना आवाज आ रहा है। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, पैरेलल पाइप्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो इस तरीके के गॉसियन सरफेस को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना दिए, समझे। इसके अंदर का चार्ज हम दिखा देते हैं तुम लोगों को। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो ये जो गॉसियन सरफेस जो है ना, ठीक है, इसके थ्रू जो ये क्या है, क्लोज सरफेस है। और ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो चार्ज को क्या रखा है, अपने अंदर में रखा है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज है। तो इसके थ्रू जो होगा कुछ ना कुछ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, समझ में है। इसके थ्रू जो होगा कुछ ना कुछ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमको सरफेस कंसीडर करना है, समझे। तो हम पहले तुमको बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहीं भी हम देखेंगे ना, किसी भी, यानी कि इस सरफेस के सामने हम किसी सरफेस के सामने हम कहीं भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, समझे। तो यहाँ पे हम सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो सरफेस यहाँ पे हम देखेंगे, एक सरफेस ये होगा, दूसरा सरफेस ये होगा, तीसरा सरफेस देखो एक ये होगा, चौथा ये होगा। इसी तरीके से टोटल सरफेस जो है हमारा 6 सरफेस है, समझे। लेकिन 4 सरफेस कौन कौन सा, तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाला ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, और जस्ट नीचे वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है। ये जो जितना सरफेस है ना, ये क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इन सारे सरफेस के क्या है, पैरेलल है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा
जो यूनिट एरिया वेक्टर होगा, यानी कि जो एरिया एलिमेंट का जो यूनिट वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझे, इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो हम किसके यानी कि हम पूरे सरफेस को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 4 सरफेस के थ्रू तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा कितना सरफेस, तो हमारा सिर्फ ये बचा और ये सरफेस बचा। देखो ये सरफेस बचा और कौन सा सरफेस बचा, तो ये सरफेस बचा। क्लियर। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम सरफेस का नाम दे देते हैं सरफेस 1 एंड सरफेस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, समझे, ये क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और इसके क्रॉस यानी कि ये जितना भी है ना, ये सरफेस जो पैरेलल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके क्रॉस जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, समझे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, किताब में डायरेक्ट मेथड से तुम्हारा दे रखा है। तो देखो हम यहाँ पे हम ऐसे कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, एक स्मॉल एरिया हो गया, ठीक है, ये स्मॉल एरिया क्या हो गया, ds हो गया, समझे। और उसकी वजह से, ठीक है, यानी कि ये टोटल की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इस एरिया के थ्रू हम निकालेंगे, समझे। तो हमारा φ2 निकाल रहे हैं, ठीक है, डेल्टा φ2 d φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, ठीक है, d φ2 इक्वल टू E इंटू ds, समझे। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि, ठीक है, इस सरफेस पे यहाँ पे कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ds, और ये ds को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, यानी कि टोटल एरिया हम मान लेते हैं क्या है, इसका a है, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है, इसका क्या है, a है, तो E इंटू ए हो जाएगा, समझे। तुमको पता है कि ये जो है इसका जो होगा नॉर्मल जो होगा वो इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, तो हम यहाँ पे cos वाला जो टर्म आएगा वो क्या होगा, cos 0 होगा, समझे कि नहीं। सेम उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये क्या होगा, d φ1, उसी तरीके से d φ2 अगर हम कैलकुलेट करते हैं इधर की तरफ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो एरिया जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा सरफेस बीच में है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो d φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही E ds, और ऐसे कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलता है, E a। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे φ1 हमारा क्या है, और ये φ2 पहले और ये φ1, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अब ए हमारा क्या है, ये सरफेस एरिया हमारा ए है, प्लस ई ए इक्वल टू कितना हो गया, 2E a, समझे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस क्या आया, तो 2E a हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, समझे कि नहीं। ठीक है, तुम डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इक्वल टू E इनटू A, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस थ्रू दिस सरफेस इक्वल टू E इनटू A, टोटल सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो 2EA हो जाएगा। इतना चीज क्लियर हो गया। यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
समझे। और ये क्या है, क्यू हमारा क्या है, तो क्यू हमारा जो है वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस गॉसियन सरफेस। अब देखो ये गॉसियन सरफेस क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी पास कर जा रहा है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे सिग्मा S, ठीक है, सिग्मा S हम ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम जो है एरिया जो है यहाँ पे हम A मान लिए हैं, समझे। यहाँ पे हम क्या है, एरिया A माने हैं, समझे। अब वो S का मतलब क्या हुआ, समझे, वहां पे हम जो S माने हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक। तो हम देखेंगे कि ये जो हम मान के चल रहे हैं ना पहले से, ठीक है, ये हमारा क्या है, जो हम पहले से मान के चल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लिए हैं, एरिया A को हम चूज कर लिए हैं। क्लियर हुआ ये, ठीक। तो अगर हम सिग्मा अगर हम देखते हैं तो ये सरफेस का, ये जो सरफेस है सिग्मा, ठीक है, इस सरफेस का कुछ ना कुछ सिग्मा है, ठीक है, और सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन A। अब देखो ये जो सरफेस एरिया है, समझे, और ये सरफेस एरिया सेम है कि नहीं है, तो Q इक्वल टू हम यहाँ से क्या ले लेंगे, Q इक्वल टू सिग्मा A हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो हम जनरल पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको हम हटा के क्या करना है, यहाँ पे A डाल रहे हैं, समझे, सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल आउट हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, तो सरफेस से इतने दूरी पे। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम वेक्टर फॉर्म में कास्ट करेंगे, समझे, और ये जो रिजल्ट आया ना इससे हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी मिलता है, तो वो भी हम देखेंगे क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक प्लेन शीट है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस पॉइंट पे, वो डिस्टेंस पे, यानी कि इस प्लेन शीट से जो डिस्टेंस है ना उस पर नहीं डिपेंड करता है। क्यों, जो E इक्वल टू वो क्या है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, पूरा सिस्टम हमारा कहाँ पे है, तो ये जो है पूरा सिस्टम वैक्यूम में है। अब देखो इसी चीज को हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कास्ट करते हैं, कास्टिंग इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और n, ठीक है। n हमारा क्या है, n, ठीक है। तो ये n जो है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या है, n जो है हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ना, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि एक प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट शीट की वजह से अगर हम, ठीक है, उस शीट के सामने अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ना, तो वो जो है शीट से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे कि नहीं। यानी कि अगर इनफाइनाइटली, देखो ये क्या है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है,
समझे, बहुत ही बड़ा प्लेन शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। सबके सब जगह पे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा और रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं? तो ये इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलता है। अब देखो इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अभी हम तुमको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये मैग्नीट्यूड हमें याद होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, उसके सामने वो जो है कितना होता है, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है उस प्लेन शीट का, समझे। और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, R होता है, समझे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ R होता है। अब देखो कैसे इस पे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब देखो एक और चीज है कि ये क्या इनफाइनाइट प्लेन शीट है, समझे। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उसके सामने अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हमारा ऐसा आ रहा है, यानी कि ये क्या है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तुम्हारी तरफ होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पे डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो फाइनाइट रहे तब, जैसे इनफाइनाइट ना होके फाइनाइट रहे तब, ठीक है, जैसे मान लो कि इतना बड़ा रहा है, समझे। तो इतना बड़ा के केस में अगर हम देखेंगे तो अगर इसके सेंटर पे देखेंगे, समझे, यानी कि इस सेंटर से इस पॉइंट पे देखेंगे तो वो क्या होगा, लगभग इतना ही रहता है, समझे, इतना ही रहता है। यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना इस केस में भी इतना ही आएगा। अगर हम यहाँ भी क्या करते हैं, एज इफेक्ट को हम अगर नेग्लेक्ट करें तो, समझे, अप्रोक्सीमेटली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आएगा, इतना ही आएगा। एक और चीज है उसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना। इस दोनों केस में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन शीट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, ठीक है, सिग्मा इज पॉजिटिव, ठीक है। सिग्मा अगर पॉजिटिव है यानी कि क्या होगा, उस जो शीट है उस पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। E is, ठीक है, डायरेक्टेड इनवर्ड in the plane sheet if sigma is negative, यानी कि अगर ये हमारा प्लेन शीट है ना तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, समझे। तो ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, समझे, प्लेन शीट है और ये निगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, दोनों तरफ से इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कैसे दिखेंगे, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी क्या है, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम दोनों को लिखते हैं ना तो यहाँ पे देखो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर n, समझे। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई, सॉरी यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस n, समझे। ये क्या होगा, E इक्वल टू सेम बाय सेम दिख रहा है। तो इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इस केस में क्या है, n हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस डायरेक्टेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन था, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है ना, तो हमें कैसे शो करना पड़ेगा, n हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है,
कैसा यूनिट वेक्टर है? तो ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस से और डायरेक्टेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो इसके आगे अगर हम माइनस दिखा देंगे, लगा देंगे, तो यूनिट वेक्टर हमारा घूम जाएगा ना, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन सरफेस है लेकिन डायरेक्टेड इनवर्ड है। समझे कि नहीं? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझे? अब देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कैसा आता है, बहुत ही आसान है और उसको हमें समझना भी पड़ेगा, देखना है कैसा। ठीक है, ये क्या है, प्लस सिग्मा, ठीक है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो रीजन हमारा तीन है, जैसे एक फर्स्ट रीजन ये हुआ, सेकंड रीजन इसके बीच का हुआ और थर्ड रीजन इसके बाहर का हुआ, ठीक है। ये 3D में हम बनाया है। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये प्लेट, अगर हम एक साइड से देखेंगे, प्लेन में देखेंगे, तो क्या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये रीजन हमारा फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन है। समझे कि नहीं? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में, ठीक है। कैलकुलेट ई फर्स्ट रीजन में, ई सेकंड रीजन में और ई थर्ड रीजन में, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे हम ये वाला फिगर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इधर की तरफ भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो डायरेक्शन हम शो कर दिया ना, तो मैग्नीट्यूड में हमें माइनस नहीं लगाने की जरूरत है। इधर की तरफ क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम ये सरफेस को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला चीज, ठीक है, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। ये है 3D में दिखा। यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है, वो है हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इधर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, समझे। इसकी वजह से ये क्या प्लस सिग्मा था ना, ये क्या माइनस सिग्मा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में नहीं रहेगा, वो इधर भी रहेगा, समझे। तो इधर भी कितना रहेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे तो हमारा डिपेंड नहीं करता है ना। अगर मान लो ये प्लेट नहीं रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी तुम देखोगे क्या होगा, वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टेड, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम दिस प्लेट होगा, समझे। अब देखो ये प्लेट अगर नहीं रहता तो क्या होता, या फिर अगर है भी तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा ना, वो कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक है इधर की तरफ, समझे, और एक है इधर की तरफ, और उसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, सिग्मा बाई, देखो अगर मान लो कि हम इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ले लेते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन देखो ये हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके चलते माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, समझे। तुम ऐसे भी देखोगे ना क्या होगा कि अगर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर है और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इधर है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम बीच में देखेंगे, इसमें बीच में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो
इस एक का डायरेक्शन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर है, और इसका इसके लिए इस सर्कल का अर्थ सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट इधर है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे E2 कैलकुलेट करेंगे अगर, तो वो क्या होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इधर वाला डायरेक्शन क्या लिए पॉजिटिव लिए हैं, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखेंगे इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, समझे। तो ये हमारा रिजल्ट रहा, ठीक, ये हमारा रिजल्ट रहा। ठीक है, तो E जो है ना यहाँ पे, ठीक है, एक प्लेन शीट की वजह से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, समझे, कि वो कितना दूरी पे है। प्लेन सरफेस है उसके सामने, जैसे ये प्लेन सरफेस उसके सामने यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले या फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, दोनों का क्या होगा मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। ठीक है, तो सिर्फ इस तरीके के ही क्वेश्चन नहीं आगे, यहाँ पे क्या हो सकता है बोलेगा कि ये प्लस सिग्मा इसका भी है प्लस सिग्मा इसका भी है, ठीक है, फिर माइनस सिग्मा इसका है माइनस सिग्मा इसका है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तीनों रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है, समझे। तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो तुम करोगे। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे एक हमारा प्लेन शीट है, समझे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये प्लेन शीट है पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम है, समझे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमें बनाना होगा इस शीट के चलते, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो इस तरीके का होगा, समझे। यानी कि देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है, और ये एरिया क्या है दोनों सेम है अगर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रहा है इस पोजीशन से और इस पोजीशन से, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा सेम है, फील्ड लाइन डेंसिटी अगर हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे। तो जब भी तुम्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होगा ना, तो तुम क्या करोगे एक प्लेन शीट लोगे, उस पर क्या होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करोगे, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, समझे। तो ये जो बात है इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे मान लो कि क्या है ये लाइन चार्ज है, ठीक है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारा ऐसे होगा, समझे। लेकिन ये जो है हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, जैसे जैसे जा रहा है वो क्या हो जा रहा है दूर वीक हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, समझे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो क्या है ज्यादा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा कम होगा, तो हम इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, समझे कि नहीं। इस केस में हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, हम कभी भी बनाएंगे तो हम इस केस में बना सकते हैं, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्या है निगेटिवली चार्ज, तो इस केस में हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखा सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना, ठीक। अब देखो तीसरा जो एप्लीकेशन है, टाइम बहुत हो गया है, ठीक है, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। जो थर्ड एप्लीकेशन है ना, ठीक है, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल,
ये भी बहुत आसान है, समझे। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। मुझे उम्मीद था कि ये खत्म हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल 1.13 बनाएंगे, फिर से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे वाला चैप्टर शुरुआत करेंगे। थैंक यू।